हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द एग्ज़ामपीडिया अ स्मार्टर वे ऑफ लर्निंग। दोस्तों, आज के वीडियो में हम यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के अंतर्गत रीजनिंग के जितने टॉपिक हैं हम उसको कवर करेंगे। तो दोस्तों, आपके समक्ष दिखाया गया है कि रीजनिंग के कौन कौन से टॉपिक हैं। देखिए, पहला है बृहद एवं लघु, क्रम एवं रैंकिंग, संबंध, समूह से भिन्न को अलग करना, कैलेंडर व घड़ी, कारण और प्रभाव, कोडिंग डिकोडिंग, निगमनात्मक तर्क, कथन विश्लेषण और एवं निर्णय। तो दोस्तों, ये आपका 5 नंबर का टॉपिक है जो कि पीईटी में कवर करेगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें इसमें इम्पॉर्टेंट हैं और क्या आपके पीईटी के लिए कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, ये सब देखते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसका पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम पर भी जा सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो दोस्तों देखिए, पहला टॉपिक जो हमारा है वो बहुत ही प्रमुख टॉपिक है। इसका एक क्वेश्चन निश्चित तौर पे आपके पेट एग्ज़ाम में आना ही आना है। तो इस टॉपिक को कवर करते हैं और देखते हैं कैसे हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों देखिए, पहला जो टॉपिक है वो है निगमनात्मक तर्क। इसे हम इंग्लिश में सिलोजिज्म भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें जो आपको कुछ कथन दिए जाते हैं, इस प्रकार के प्रश्न जो आएंगे उसमें कुछ आपको कथन दिए जाएंगे और उसके बाद उस कथन की जो है आपको निर्णय बताना होगा कि कथन सही है या अनुमान उसका बताना होगा कि वो अनुमान जो लगाया गया है वह सही है या गलत है। इसके ऊपर आपको बताना पड़ेगा। तो उस पे पहुंचने से पहले हम क्या करेंगे, हम पहले जो प्रमुख कथन होते हैं जो बार बार एग्ज़ाम में आपके रिपीट होंगे, हम उस पे चर्चा करते हैं। पहले देखिए, जो पहला कथन है उसमें पहला कथन है सभी ए बी हैं, ठीक। ये देखिएगा कि जहाँ पे नहीं शब्द आएगा वो निगेटिव कथन होता है। आपको पहले से ही पता है ऋणात्मक कथन उन्हें बोला जाता है। और जिसमें नहीं शब्द या नहीं का उपयोग नहीं किया गया है वो आपका धनात्मक कथन होता है। इसको ध्यान दीजिएगा। तो जैसे पहला कथन है कि सभी ए बी हैं, ठीक। तो सभी ए बी हैं मतलब कि जो ए हैं वो सभी, जितने भी ए के एलिमेंट हैं या जितने भी ए के अवयव हैं वो सभी बी में उपस्थित हैं, ठीक। तो ये क्या हो गया, मेरा धनात्मक कथन हो गया। इसी तरीके से ऋणात्मक कथन होगा। ऋणात्मक कथन में क्या होगा कि कोई भी ए बी नहीं है, ठीक। सेम इसी तरीके से कुछ ए बी हैं, तो ये क्या होगा, धनात्मक कथन होगा। और कुछ ए बी नहीं हैं तो ये ऋणात्मक कथन होगा। दोस्तों, मैं धनात्मक ऋणात्मक बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये जब आप इसको सॉल्व करेंगे, जब हम इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो इसमें हम देखेंगे कि कहाँ पे धनात्मक आ रहा है। अगर धनात्मक आएगा तो हम स्ट्रेट क्वेश्चन जो लिखा हुआ है हम उसके अकॉर्डिंग चलेंगे, हमें कोई पॉसिबिलिटी चेक करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब अगर ऋणात्मक कथन आएगा तो ऋणात्मक कथन में हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उसके जितने भी पॉसिबिलिटी हो सकते हैं हमें उन सबको चेक करके ही आगे बढ़ना पड़ेगा। तो इसलिए आपको ये ज्ञान होना चाहिए कि कौन सा कथन धनात्मक है और कौन सा कथन ऋणात्मक है, ठीक है। तो आप हमेशा ध्यान दीजिएगा जिस शब्द में नहीं का उपयोग किया गया है, ठीक है, जिस कथन में नहीं का उपयोग किया जाएगा वो ऋणात्मक कथन होगा, ठीक है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं इससे रिलेटेड क्या चीज़ें हो सकती हैं। देखिए, पहला कथन है तो पहले कथन का अब हम डायग्राम कैसे बनाएंगे हमको ये देखना है, ठीक है। तो पहला कथन जैसे है कि सभी ए बी हैं, ठीक। तो सभी ए बी हैं तो इसका डायग्राम देखिए, पहले क्या बन गया, पहले इस तरीके से बन गया, ठीक। अब इसके अंदर क्या, ये ए जो हैं, ए के सारे एलिमेंट क्या हैं, बी में उपस्थित हैं। तो अगर हम बी को बाहर से बना दिए और ये इस तरीके से दिखा दिया तो हमने ये दिखाया कि इस ए के जितने भी एलिमेंट हैं, ठीक है, जितनी भी चीज़ें ए में अगर होंगी वो सभी भी क्या हो रही हैं, बी में भी कॉमन हैं। तो ये इस तरीके से हम इसको दिखा सकते हैं कि सभी ए बी हैं। दूसरा तरीका दिखाने क्या है, दूसरा तरीका इस तरीके से है कि ए और बी दोनों ओवरलैप कर जाएं, ठीक है, ए और बी दोनों एक दूसरे के ऊपर हो जाएं, तो वो भी ये दिखाएगा कि सभी ए जो हैं वो बी हैं, ठीक। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दूसरा कि कोई भी ए बी नहीं है, मतलब ए और बी में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है या समान नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो ए और बी दोनों बिल्कुल डिफरेंट हैं।
तो इसको दिखाने के लिए हम कैसे दिखाते हैं, पहले देखिए एक बॉक्स, एक सर्कल बनाएंगे, उसमें ए को दिखाया, ए में क्या है, ए के सारे एलिमेंट शो करेंगे। उसी तरीके से बी में क्या होगा, बी के सारे एलिमेंट शो करेंगे। अब इन दोनों के बीच में हम इस तरीके से एरो लगाएंगे और ऊपर क्रॉस करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि ए का कोई भी एलिमेंट बी में नहीं है और ना ही बी का कोई एलिमेंट ए में है। ठीक है दोस्तों, तो इसको ध्यान दीजिएगा, इन दोनों के बीच में कोई एलिमेंट नहीं है। ठीक, अगर हम इसको बात करें जो लिखा हुआ है कोई ए बी नहीं है, इसको अगर हम दूसरे टर्म में बोला जाए कि कोई भी बी ए नहीं है, सेम ही होगा, वो अलग नहीं होगा, वो सेम ही होगा। हम बोल रहे हैं कोई भी ए बी नहीं है या कोई भी बी ए नहीं है, ये दोनों स्टेटमेंट का जो फिगर बन रहा है वो सेम है। ठीक, अगर हम बोल दें कुछ और तरीके से बोलें इसको, जैसे हम बोल रहे हैं सभी ए बी नहीं है, ठीक है, तो सभी ए बी नहीं है अगर मैं इस तरीके से बोल रहा हूँ तो उसका भी डायग्राम इसी तरीके से होगा। ठीक है, क्वेश्चन में स्टेटमेंट में बोला गया है कि सभी ए के एलिमेंट जो हैं वो बी नहीं है, मतलब कि कोई भी एलिमेंट बी से रिलेट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये इस तरीके से बनेगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। आगे देखते हैं हम। आगे देखते हैं, थर्ड स्टेटमेंट जो है कुछ ए बी हैं। ठीक है, कुछ ए बी हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि को एटलीस्ट एक एलिमेंट, ठीक है, ए और बी में कोई एक ऐसा अवयव या एलिमेंट है जो कि कम से कम एक एलिमेंट ऐसा है जो कि कॉमन है दोनों में। ठीक है, तो इसको आप ध्यान दीजिएगा कि ये बार बार स्टेटमेंट आते हैं, कुछ ए बी हैं। ठीक है, तो कुछ ए बी हैं, तो ए और बी में ये वाला जो पोर्शन आपका है, ये जो मैं डार्क कर रहा हूँ इस समय, ठीक है, ये डार्क वाला पोर्शन क्या है, जो कॉमन है, जो कि कुछ हैं, ए और बी के कुछ एलिमेंट जो कॉमन हैं उसको हम इस तरीके से दर्शा रहे हैं। ठीक है, तो हम इतना मान रहे हैं कि ए और बी सेट में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा तो होगा ही होगा जो दोनों में उपस्थित होगा। ठीक, अब अगर मैं इसके और फिगर की बात करूं कि अगर हाँ इस तरीके से कैसे और फिगर बनाए जा सकते हैं इसके, ठीक है, तो अगर मैं उसकी बात करूं तो ये देखिए, ये इस तरीके से आपने अभी पहले स्टेटमेंट में भी पढ़ा था कि ए और बी एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाएं। ठीक है, तो ओवरलैप कर जाने के भी कंडीशन में क्या होगा कि कुछ ए और बी हो जाएंगे, ये भी आपको ध्यान देना है। तो इसका भी कंडीशन आपको फॉलो कराना है। नेक्स्ट देखिएगा, फोर्थ स्टेटमेंट है कुछ ए बी नहीं है। ठीक है, तो फोर्थ स्टेटमेंट जो आपका है कुछ ए बी नहीं है। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या है कि इसमें भी क्या हो रहा है कि एटलीस्ट वन एलिमेंट जो है बी का पार्ट नहीं होगा। ठीक है, जो कुछ एलिमेंट जैसे ये आपने बताया था, तो इसमें जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन बच रहा है, या अगर मैं बात करूँ इस साइड वाला जो पोर्शन बन रहा है जो कॉमन नहीं है दोनों में, वही क्या होगा, कुछ ए बी नहीं है। ठीक है, ये ए है, ये बी है। ठीक, तो ये इस तरीके से भी चीज़ें आपको दिखाई जा सकती हैं। ठीक है, अब अगर क्वेश्चन में बोलता है कि सम बी आर नॉट ए, ठीक है, सम बी आर नॉट ए मतलब कुछ बी जो हैं वो ए नहीं हैं, ये भी अगर क्वेश्चन में बोलता है तो उसका भी मतलब यही होगा। ठीक है, कुछ बी ए नहीं हैं, अगर इस तरीके से क्वेश्चन में आपको बोलता है तो उसका भी आंसर यही होगा। तो दोस्तों, हमने आपके समक्ष 4 स्टेटमेंट रखे हैं इस चैप्टर के लिए। बहुत ज़्यादा आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, बहुत चीज़ें नहीं पढ़ने की ज़रूरत है, सिर्फ आपको इन 4 स्टेटमेंट को समझ के काम करना है। आपको इन चारों स्टेटमेंट में अगर कमांड हो गया तो आप सभी क्वेश्चंस आराम से कर लेंगे। ठीक है, जैसे सभी ए बी हैं, पहला स्टेटमेंट मैंने बताया था आपको। दूसरा मैंने बताया था कि कोई भी ए बी नहीं है। ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट मैंने बताया था कुछ ए बी हैं। चौथा मैंने बताया था कि कुछ ए बी नहीं हैं। तो ये 4 स्टेटमेंट जो मैंने आपको बताए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ये 4 स्टेटमेंट मैंने आपको जो समझाए हैं, इन चारों स्टेटमेंट को आपको ध्यान देना है और इसका डायग्राम कैसे बनाना है ये आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं
पहले प्रश्न पे। तो दोस्तों पहला प्रश्न देखिए, सीधे सीधे क्वेश्चंस पे हम आए हैं, तो हमको पहले तो सभी का डायग्राम बनाने आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो डायग्राम बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले हमें कथन से रिलेटेड जो भी डायग्राम होगा हमको वो देखना पड़ेगा। जैसे पहले स्टेटमेंट में बोला गया है कि कुछ बाइक कार हैं, तो कुछ बाइक कार हैं मतलब कि अगर मैं इस तरीके से बना दूं, मेरा जो थर्ड स्टेटमेंट था वो इस तरीके से बनेगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से बना। अब ये क्या बन रहा है, ये बाइक हो गया और ये कार हो गया। ठीक है दोस्तों, तो कुछ बाइक जो हैं वो कार हैं, तो हम इसको इस तरीके से दिखा दिए। अगला स्टेटमेंट बोला है कि सभी शिप जो हैं वो क्या हो जाएंगे, वो ट्रेन हो जाएंगे। ठीक, तो सभी शिप ट्रेन होने का मतलब है कि आपने जो स्टेटमेंट पढ़ा था कि सभी ए बी हैं, ठीक है, तो ये उसी तरीके से रिलेट होगा। तो सभी शिप मतलब शिप जो है वो अंदर रहेगा और ट्रेन जो है वो बाहर हो जाएगा, तो सभी शिप क्या हो गए, ट्रेन हो गए। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं, कुछ बस जो हैं वो कार हैं। तो कुछ बस जो हैं वो कार हैं, इसको अगर हमें दिखाना होगा तो हम इस तरीके से दिखाएंगे कि कुछ बस, ठीक है, ये क्या हो गया, बस हो गया, और ये क्या हो गया, कार हो गया। तो कुछ बस क्या हैं, कार हैं। ठीक है दोस्तों, अगला हम देखते हैं, बस शिप नहीं है। ठीक है, तो जो कुछ बस हैं वह शिप नहीं है, या कोई भी बस शिप नहीं है, आपको ये ध्यान देना पड़ेगा। तो कोई भी बस जो है वो शिप नहीं है, तो उसको हम दिखाने के लिए मैंने आपको बताया था कि आपको एरो लगाकर क्रॉस करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये बस का हो गया मेरा, ठीक, और ये दूसरा सर्कल मेरा क्या हो गया, शिप का हो गया। इन दोनों के बीच में एरो लगा देंगे और इसको क्रॉस कर दिया जाएगा। तो ये इस तरीके से हम इसको दर्शाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब देखते हैं हम इसका फाइनल कैसे बनेगा। तो फाइनल आप देख रहे होगे कि पहला जो बोला है कि कुछ बाइक कार हैं, कुछ बाइक कार हो गया, सभी शिप ट्रेन हैं, सभी शिप ट्रेन हैं, यहाँ पे दिखा दिया, और कुछ बस कार हैं, कुछ बस कार यहाँ पे दिखा दिया हमने। ठीक, और बस शिप नहीं है तो हमने यहाँ पे दर्शा दिया। ठीक है, अब हम अनुमान पे आते हैं। यही आपको आंसर में दिखाना पड़ेगा कि कौन कौन से अनुमान सही हैं, पहला अनुमान फॉलो हो रहा है या दूसरा। इस तरीके से आपको आंसर में, क्वेश्चन में बोलेगा और उसका आंसर आपको टिक करना पड़ेगा। ठीक है, तो अनुमान देखते हैं। अनुमान में पहला बोल रहा है कि सभी कार ट्रेन हैं। क्या सभी कार ट्रेन हैं? आपको देखने से लग रहा है कार यहाँ पे है आपका और ट्रेन यहाँ पे है। ठीक है, यानी फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है। ठीक है दोस्तों, कार और ट्रेन में कोई रिलेशन नहीं है, आप सीधे सीधे डायग्राम से देख रहे हो, और ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो आपको इसमें पॉसिबिलिटी चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सीधे स्टेटमेंट पढ़ के आंसर कर सकते हो। दूसरा है कुछ ट्रेन शिप हैं, कुछ ट्रेन शिप हैं, तो आप यहाँ पे देख रहे हो कुछ ट्रेन शिप है। मैंने आपको बताया था कि अगर आपको बोलता है कि सभी शिप ट्रेन हैं या सभी ए बी हैं, तो उसमें कुछ का भी फॉलो होगा, कुछ ए बी भी हैं ये फॉलो होगा। तो दूसरा स्टेटमेंट जो आपका होगा वो सही होगा और पहला गलत है। तीसरा स्टेटमेंट देख लेते हैं, कुछ बस बाइक हैं, कुछ बस बाइक हैं। क्या बस और बाइक में कोई स्टेटमेंट बन रहा है, ओवरलैप हो रहा है या कुछ बन रहा है? नहीं बन रहा है। तो कुछ बस बाइक जो स्टेटमेंट है आपका वो क्या होगा, वो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, चौथा देखते हैं कि कुछ कार जो हैं वो बस हैं, कुछ कार जो है वो बस है। ये बिल्कुल आप क्लियरली देख सकते हो कि कुछ कार जो है यहाँ पे वो क्या हो रहे हैं, बस हो रहे हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या होगा मेरा, बिल्कुल सही होगा। तो इस क्वेश्चन में अगर मैं आंसर की बात करूं तो स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 4 जो हैं वो सही हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये निगेटिव केस का है। ठीक है, निगेटिव स्टेटमेंट है भी इसमें आए हुए हैं, तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आइए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। देखिए इसमें पहला बोला है कि कुछ
मेलन कीवी हैं, ठीक है, कुछ मेलन जो हैं वो कीवी हैं। तो पहले हम क्या देखेंगे, मेलन और कीवी का डायग्राम बना लेंगे। तो ये मेलन का डायग्राम हो गया और ये कीवी का हो गया, ठीक है। तो कुछ मेलन क्या हो गए, कीवी हो गए। सही है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और दूसरा डायग्राम देखते हैं, दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं क्या बोला है। सभी ग्रेप्स प्लम्स हैं, सभी ग्रेप्स प्लम्स हैं, ठीक है। तो पहले तो अंदर ग्रेप्स बनेगा, ठीक है, उसके बाहर क्या बन जाएगा, प्लम्स बन जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे इसको, सभी ग्रेप्स जो हैं वो प्लम्स हैं, ठीक। अगला देखेंगे हम, थर्ड देखेंगे, सभी कीवी एप्पल हैं। तो अंदर जो बनेगा मेरा वो कीवी बनेगा और बाहर क्या रहेगा, एप्पल रहेगा। तो सभी कीवी क्या हो गए, एप्पल हो गए। आगे देखते हैं फोर्थ स्टेटमेंट का कैसे बनेगा। फोर्थ स्टेटमेंट का बनेगा कोई भी एप्पल ग्रेप्स नहीं है। तो एप्पल का जो डायग्राम बनाया है आपने और जो आपने ग्रेप्स का डायग्राम बनाया है उसके बीच में क्रॉस लग जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, आपका पूरा जो जितने भी स्टेटमेंट हैं उसके पॉसिबल डायग्राम बन गए, ठीक दोस्तों। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या हो सकता है। तो आगे देखिए, अब अनुमान आ गया, ठीक है। 4 स्टेटमेंट आपके अनुमान के दिए गए हैं। अब इनके आपने जो डायग्राम बनाया हुआ है उसी की मदद से हम चेक करेंगे कि अनुमान मेरा सही है या नहीं, ठीक। तो पहले देखिए बोला है कुछ एप्पल मेलन है। तो कुछ एप्पल जो है मेलन है, क्या ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ठीक है, धनात्मक कथन है। तो धनात्मक कथन होने की वजह से क्या होगा, हमें और कोई पॉसिबिलिटी चेक नहीं करनी है, हम स्ट्रेट फॉरवर्ड फिगर में देखकर ही बता सकते हैं कि मेलन और एप्पल जो हैं ये सही है। तो मतलब पहला जो स्टेटमेंट है मेरा वो सही है। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं, कुछ ग्रेप्स कीवी हैं। क्या ग्रेप्स और कीवी में कोई डिफरेंस आपको दिख रहा है? पहली बात तो पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो हमें कुछ और चेक नहीं करना है, हम सिर्फ सिंपल देख के ही बता रहे हैं आपको कि ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है। तो सेकंड स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक। इसके आगे बढ़ते हैं हम और देखते हैं अगला स्टेटमेंट। अगला स्टेटमेंट बोला है कोई भी एप्पल प्लम्स नहीं है, ठीक है। तो कोई भी एप्पल्स प्लम्स नहीं है। क्या एप्पल और प्लम्स के बीच में क्रॉस लगा हुआ है? नहीं, एप्पल और ग्रेप्स के बीच में क्रॉस है, ठीक है। हो सकता है ये एप्पल वाला डायग्राम आगे बढ़ के प्लम्स तक आ सकता था, ठीक है। तो थर्ड स्टेटमेंट जो है वो गलत है। देखिए निगेटिव स्टेटमेंट है पहली बात तो हमें पॉसिबिलिटी चेक करनी पड़ेगी कि ये जो एप्पल है अगर मैं इसको पास लाता तो मे बी ये एप्पल जो है वो प्लम्स के ओवरलैप कर जाता, तो कुछ एप्पल प्लम्स हो सकते थे, ठीक है। लेकिन ऐसा कहीं नहीं ऊपर के स्टेटमेंट में दिया गया है कि कोई भी एप्पल प्लम्स नहीं होंगे, ठीक है दोस्तों। तो थर्ड स्टेटमेंट भी है जो वो गलत है। फोर्थ स्टेटमेंट बोला है कोई भी मेलन ग्रेप्स नहीं है। क्या कोई भी मेलन ग्रेप्स नहीं हो सकता है? मेलन और ग्रेप्स के बीच में कोई स्टेटमेंट नहीं हो सकता, ये बिल्कुल गलत दिया गया है, ठीक है। तो ये अगर इस तरीके से भी बना दिया जाए हम लोग, ठीक है, ये इस तरीके से हम बना दें, यहाँ पे ये मेलन कर दें, ठीक है, तो क्या ये गलत होगा? नहीं गलत होगा। तो मतलब ये स्टेटमेंट जो दिया गया है वो आपका गलत दिया गया है, ठीक। तो इस क्वेश्चन के लिए मेरा जो पहला स्टेटमेंट सिर्फ था वही सही था, बाकी ये तीनों क्या थे, गलत थे, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न में देखिए, ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आया हुआ है। ये एग्ज़ाम है, नलकूप चालक का एग्ज़ाम है, उसमें इस प्रकार के प्रश्न आए हुए हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए पहले तो बात कर लेते हैं कि कैसे बन रहा है क्वेश्चन, ठीक है। तो पहले देखिए, पहले स्टेटमेंट में बोला गया है कुछ बक्से सोने हैं, ठीक है। तो एक बॉक्स बना, ये क्या हो गया, ये बक्सा हो गया, और दूसरा जो बनेगा वो सोना बन गया। कुछ बक्से जो हैं वो सोने हो गए, और कोई भी सोना जो है वो आयत नहीं है, ठीक है। मैं इसको क्लियरली बना देता हूँ आपके लिए। ठीक, इसका डायग्राम अगर बनाना होगा मुझे तो ये पहला सर्कल, ये दोनों ओवरलैप करेंगे। पहले क्या होगा, बक्सा होगा, फिर ये क्या होगा, सोना होगा, और ये क्या होगा, आयत होगा, और ये दोनों क्या होंगे, क्रॉस हो जाएंगे, क्योंकि कोई भी सोना जो है वो आयत नहीं है, ठीक है। अब स्टेटमेंट पर आ जाते हैं हम लोग। कोई भी बक्सा आयत नहीं है, कोई भी बक्सा आयत नहीं है। तो आप देख रहे हैं कि इन दोनों में क्या होगा
कि आपका जो बी बक्सा है और आयत है, ठीक है, पहली बात तो निगेटिव स्टेटमेंट है, तो निगेटिव स्टेटमेंट होगा तो हमें पॉसिबिलिटी चेक करनी पड़ेगी। तो अगर बक्से को मैं यहाँ लगा दूँ, ठीक, तो बक्से को अगर यहाँ लगा देता हूँ तो ये पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी, क्योंकि सोना और आयत के बीच में क्रॉस लगा हुआ है, ठीक है। तो सोना और आयत के बीच में हमें क्रॉस चेक करना है, तो पहला स्टेटमेंट जो होगा वो मेरा गलत होगा। सभी बक्से आयत हैं, क्या सभी बक्से आयत आपको दिख रहे हैं? बिल्कुल नहीं, तो दूसरा भी गलत होगा। सभी आयत बक्से हैं, ऐसा भी नहीं है, बिल्कुल गलत है ये भी। कुछ बक्से आयत हैं, ठीक है, तो कुछ बक्से जो हैं वो आयत नहीं है बोला है, तो कुछ बक्से आयत नहीं हैं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट जो आपका है नेगेटिव कंडीशन का है। अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से बक्से को लगा दूंगा तो देखिए कुछ बक्से तो आयत हैं लेकिन कुछ बक्से आयत नहीं हैं, ठीक है। तो स्टेटमेंट डी जो होगा वो सही होगा, बाकी ऊपर के 3 स्टेटमेंट आपके गलत होंगे। तो इसका आंसर जो आएगा वो डी आएगा, ठीक है दोस्तों। तो इसी तरीके से जो हमारा क्वेश्चन था, ठीक, तो इसी तरीके से हमारे जो सिलोजिज्म के टॉपिक थे, हमें लगता है आपको समझ में आया होगा। बाकी और भी चीज़ें जो आपको अगर होंगी तो इसको हमारे चैनल के माध्यम से देखा जाएगा। इसके क्वेश्चन अभी आएंगे आपके ढेर सारे, मैं जितने भी सिलोजिज्म के क्वेश्चन होंगे वो मैं कराऊंगा, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द एग्ज़ामपीडिया स्मार्टर वे ऑफ लर्निंग। दोस्तों रीजनिंग के टॉपिक्स जो थे उसमें हमने आपको सिलोजिज्म करा दिया। अगला टॉपिक हमारा जो है वो कोडिंग और डिकोडिंग का है। दोस्तों इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इसका PDF पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम पर जा सकते हैं जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आइए शुरू करते हैं कोडिंग डिकोडिंग का टॉपिक और देखते हैं किस तरीके से आप 1 नंबर UPSSC पेट में अपना पक्का कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या होता है कोडिंग डिकोडिंग में। तो दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग, देखिए कोडिंग डिकोडिंग में पहले तो आपको ABCD जो है, ABCD, इन सब का लोकेशन याद रहना चाहिए कि A किस नंबर पर आता है, B किस नंबर पर आता है, C किस नंबर पे आता है, D किस नंबर पे आता है। तो सब लोग अपने अपने तरीके से याद करते हैं, कुछ सबका अलग अलग ट्रिक होते हैं, ठीक है। तो कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, आपको हो सकता है याद करने में आसानी हो। जैसे E का लोकेशन पोजीशन आपको याद रहना चाहिए, 5वें नंबर पर आता है, J 10 पर आता है, O 15 पर आता है, और T 20 पर आता है, और Y 25 पर आता है, ठीक है। दूसरा तरीका है कि नॉर्मली आपको ABCD तक तो आपको याद ही होता है, E तक याद ही होता है आपको, ठीक है। अगर F को याद करना है तो F देखिए, F को आप बोल सकते हैं फिक्स या 6 बोल सकते हैं, ठीक है। तो F याद करने के लिए आप इस तरीके से याद कर सकते हैं कि फिक्स 6, ठीक है। तो आप F को 6 के तरीके से याद कर लेंगे। G7 कंट्री होती है, आपको पता ही है, देशों का समूह होता है G7, ठीक। तो G7 समूह है तो आप इससे याद कर लेंगे कि G7 कैसे याद होगा, ठीक। 8 H देखिए जो है वो 8 के फॉर्म में है, ठीक है। तो H जो है आपका, अगर H हम लिख दिए ऐसे, अगर हम इन दोनों को मिला देंगे तो वो 8 बन जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। I नो बोलते हैं आप नॉर्मली, तो ये I नो आप याद कर सकते हैं, वो 9 होता है I का लोकेशन। J एंड K, ठीक है, जम्मू कश्मीर आप इस तरीके से याद करते हैं, 10-11 गोलियां चलती हैं, ठीक। L लॉयन है, L फॉर लॉयन होता है, लायन को देख के क्या हो गए, 12 बज गए, ठीक है। M और N आपको पता है कि ये दोनों क्या होते हैं, बिल्कुल बीच के पोजीशन पे होते हैं, ठीक है। तो इतना याद होना चाहिए कि टोटल 26 वर्ड होते हैं, तो M के क्या हो जाएंगे, 13 हो जाएंगे, ठीक। N के आपके 14 हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। और आगे देखते हैं, आगे आपको याद करने के लिए जैसे O है, O आप 15 याद कर सकते हैं, ठीक। PQRS, ठीक है। तो P जो है प्रिंस आप याद कर सकते हैं, 16 प्रिंस की एज 16 है। क्यून जो है उसकी एज क्या है, 17 है, ठीक है। तो ये आप इस तरीके से याद कर सकते हैं।
आर की वैल्यू क्या है, यहाँ से आप ओ और आर को रिलेट कर सकते हैं। ओ आर क्या हो सकता है, 15 और 18 हो सकता है। ठीक है, तो आप इस तरीके से 15 और 18 याद कर सकते हैं। ठीक, 19 है, देखिए SC ST आप यहाँ से याद कर सकते हैं। SC ST में क्या 19-20 का अंतर है, यानी S क्या हो गया 19 हो गया और T क्या हो गया 20 हो गया। ठीक है, ये यू गिव मी 21। ठीक है, तो 21 को आपको याद करना है, तो उस तरीके से आप याद कर सकते हैं। वी यानी 22। ठीक, W 23 होगा, ये लास्ट के तो आपको याद ही होंगे। X 24 और Y क्या हो जाएगा 25 और Z 26। तो ये कुछ मेथड थे जो आपको याद करने थे। ABCD आप किस तरीके से याद कर सकते हैं ये आपके ऊपर टोटली डिपेंड है। आपको याद होना चाहिए कि Z किस लोकेशन पे है, H किस लोकेशन पे है। ठीक है, तो ये सभी लोकेशन आपको याद होनी चाहिए। ये आपके एग्ज़ाम को पेपर को सॉल्व करने में हेल्प करेंगे और क्वेश्चन जल्दी होंगे। उसके बाद देखिए कुछ चीज़ें हैं जो अधिकतर पूछता है आपके एग्ज़ाम में, जैसे क्वेश्चन सॉल्व करते समय कि रिवर्स उल्टा क्या होगा। जैसे A का उल्टा Z होता है, ठीक है, तो B का उल्टा Y, तो आपको याद करना है बॉय याद कर लीजिए। ठीक है, C का उल्टा X क्रैक्स आप याद कर सकते हैं। D का उल्टा ड्यू याद कर सकते हैं। ठीक है, E का उल्टा V होता है तो EVM से आप याद कर सकते हैं। ठीक है, F का उल्टा U फू की तरीके से आप याद कर सकते हैं कि F का उल्टा U होगा। G का उल्टा T होगा, यानी ग्रेट आप याद कर सकते हो कि G का उल्टा T हो रहा है। ठीक है, G स्टार्टिंग T लास्ट, तो G का उल्टा T होगा। ठीक, उसके बाद देखिए H का उल्टा क्या हो जाएगा, S हो जाएगा। ठीक, हाई स्कूल आप याद कर सकते हो। ठीक है, I का उल्टा R आप इंटर याद कर सकते हो। J का उल्टा Q जैक Q कुछ करके आप इस तरीके से बना सकते हो, याद कर सकते हो। K का उल्टा P याद कर सकते हो। L का उल्टा O लव याद कर सकते हो। M का उल्टा N मैन याद कर सकते हो आप। तो इस तरीके से ये चीज़ें जो हैं आपको याद करनी होंगी कि अगर M का उल्टा है तो N क्या होगा। ठीक है, H के रिवर्स में क्या पड़ेगा, S पड़ेगा। G के रिवर्स में क्या पड़ेगा, T पड़ेगा। तो इस तरीके से आपको इन सभी चीज़ों को याद करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ मेथड थे जो आपको हेल्प करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इन चीज़ों को कैसे याद करते हो। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस पर आते हैं। तो क्वेश्चंस देखिए है, पहला क्वेश्चन बोला है कि एक निश्चित कूट भाषा में यदि जोकर को KNLDS और CLOWN को DMNXO कोड किया जाता है तो FUNNY को कैसे कोड करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका क्वेश्चन है और इस पे देखते हैं कि इसका क्या हो सकता है। तो देखिए दोस्तों, पहले J है। ठीक है, J में +1 किया है तो K आ गया। इसी तरीके से O है, O में +1 किया है तो N आ जा रहा है। ठीक, K है तो K में +1 कर रहे हैं तो L आ जा रहा है। तो ये क्या हो जा रहा है, इसी तरीके से हम इसके पैटर्न को समझ गए कि अब ये कैसे सॉल्व होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरीके से हम देखते हैं कि अगर हम F में, ठीक है, F में अगर हम +1 कर दें तो F में अगर +1 करेंगे हम तो क्या होगा। तो F में +1 करने पे हमारा क्या आ रहा है, G आएगा। U में +1 करने पे क्या आएगा, T आएगा। N में +1 करने पे O आएगा, फिर N है O आएगा, और Y में +1 करने पे Z आएगा। तो ये ऑप्शन आपको कहाँ दिख रहा है, ये ऑप्शन C दिख रहा है। तो आंसर जो इसका होगा वो C होगा। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि किसी भाषा में MEAGERGRE को GTICOGO में लिखा जाता है तो LAVISH को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है क्वेश्चन। ठीक है, आगे देखते हैं कि कैसे किया जा रहा है। तो देखिए M के बाद +2 हो रहा है तो O आ रहा है। ठीक है, +2 कर रहे हैं हम। ठीक, E के बाद +2 हो रहा है तो G आ रहा है। उसी तरीके से A से +2 कर रहे हैं तो C आ रहा है। ठीक,
उसी तरीके से G से +2 होने पर I आ रहा है, और उसी तरीके से R का +2 करने पर T आ रहा है, और E का +2 करने पर G आ रहा है। तो आप ये देख लिए हो कि सभी को रिवर्स ऑर्डर में जा रहा है, मतलब कि अगर इस साइड का पहला है तो कोड करने पे भी क्या हो जा रहा है, लास्ट वर्ड बन जा रहा है और +2 हो जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं कि इसका कैसे सॉल्व होगा। देखिए पहले है L, ठीक है, L का हम क्या करेंगे, L का +2 करेंगे, L का +2 क्या हो जाएगा, N हो जाएगा। ठीक, उसी तरीके से फिर A है, A का +2 C हो जाएगा। फिर V है, V का +2 X हो जाएगा। फिर I है, I का +2 K हो जाएगा। और S है, S का +2 U हो जाएगा। और H है, H का +2 J हो जाएगा। तो ये आंसर आपको किस में दिख रहा है, JUK X CM। तो डी आंसर जो है इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। ये देखिए क्वेश्चंस आपके वीडियो एग्जाम में आया हुआ है, इसका देखते हैं कैसे है। ठीक है, तो इसमें देखिए बोला है किसी निश्चित कोड में LONGER को QDFMNK के रूप में लिखा जाता है, तो उस कोड में TIGER को कैसे लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए L का जो है -1 करने पे क्या लास्ट वाला वर्ड K बन जा रहा है। आप यहाँ से देख सकते हो कि L जो है, ठीक है, L का -1 करने पे K आ रहा है, O का -1 करने पे N आ रहा है, N का -1 करने पे M आ रहा है, G का -1 करने पे, ठीक है, F आ रहा है। तो इस तरीके से ये सॉल्व होगा। तो T का -1 करेंगे तो S आएगा, I का -1 करेंगे तो H आएगा, G का -1 करेंगे तो F आएगा, और E का -1 करेंगे तो D आएगा, और R का -1 करेंगे तो Q आएगा। तो इस तरीके से इसका आंसर जो है B सही हो जाएगा। आपको ये मेथड मैं पिछले 2 क्वेश्चन में भी बता चुका हूँ, सेम क्वेश्चन ही है, कुछ अलग नहीं है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो देखिए अगला प्रश्न जो है उसमें बोला है कि ALL को क्या हम 25 लिख रहे हैं, NOW को 52 लिख रहे हैं, तो NONE को क्या कितना लिखा जाएगा। ये प्रश्न आया हुआ है आपका राजस्व निरीक्षक परीक्षा 2016 में। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। ALL, A का क्या पोजीशन था, 1 था। मैंने आपको बताया था L यानी लाइन को देख के क्या हो जाएगा, 12 बच जाएगा। ठीक है, तो ये आप याद कर लीजिए। ये क्या हो गया, इसका टोटल कितना आ गया, 25। ये यहाँ पे 25 दिया गया है। ठीक दोस्तों, आगे देखते हैं NOW में क्या है, NOW यानी NOW। अब N का क्या होता है, बताया था आपको 14 होता है, क्योंकि M जो है 13 था, O 15 था, 15 था, और W क्या था, 23 हो जाएगा। सबको ऐड करेंगे, ऐड करने पे कितना आ रहा है, 52 आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि वर्ड की लोकेशन को ऐड कर देने पे हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक दोस्तों, तो वर्ड का लोकेशन N है पहला, तो N की लोकेशन क्या होती है, अभी डिस्कस हुई है, 14 होता है। O की लोकेशन 15 होता है। फिर N की लोकेशन क्या हो जाएगी, 14 हो जाएगी। फिर E की लोकेशन क्या हो जाएगी, 5 होती है। सभी को ऐड कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 48। तो आंसर बी जो है इसका करेक्ट होगा 48। तो देखिए अगला प्रश्न है हमारा, एक निश्चित कुट भाषा में यदि बीस्ट को बर्ड के रूप में कुटबद्ध किया जाता है, बर्ड को बाइक के रूप में कुटबद्ध किया जाता है, और बाइक को कार के रूप में कुटबद्ध किया जाता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा निश्चित रूप से आकाश में उड़ सकता है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए बीस्ट जो है वो क्या है, बर्ड में कूट किया जा रहा है। बर्ड को क्या कर रहे हैं, बाइक में कूट कर रहे हैं, और बाइक को हम क्या कर रहे हैं, कार में कूट कर रहे हैं। तो आकाश में पक्षी उड़ते हैं, और यही पक्षी जो है, बर्ड जो है वो क्या है, बाइक से कोडिट किया जाता है। ठीक है, तो ये बर्ड जो है बाइक से कोडिट किया जा रहा है, यानी बाइक जो है आपका
आकाश में उड़ेगा। तो आंसर इसका क्या होगा, बी होगा। देखिए इस प्रकार के भी क्वेश्चंस नॉर्मली पूछे जाते हैं। तो इसमें देखिए क्या बोल रहा है, सी और एम ई को कैसे कोड कर रहे हैं, @ डॉलर, स्टार और क्वेश्चन मार्क से। मतलब कि सी को हम @ से कोड कर रहे हैं, ओ को डॉलर से कर रहे हैं, और स्टार से एम को कर रहे हैं, और क्वेश्चन मार्क से ई को कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके से BIN को हैश, ठीक है, इन तीनों से डॉट और ये सिंबल से जो है आपका किया जा रहा है। उसके बाद देखिए क्या होगा कि हमें पूछा है कि COMBINE को कैसे कोड करेंगे। तो देखिए सी का क्या हो जाएगा, @ हो जाएगा, यानी हमारे ऑप्शन का स्टार्टिंग जो है @ से होना चाहिए। तो ऑप्शन डी है, बाकी और भी आप चेक कर सकते हैं। ओ का हमारा डॉलर हो जाएगा, एम का स्टार हो जाएगा, ई का हमारा, ठीक है, क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, बी का हैश हो जाएगा, और आई का डॉट हो जाएगा, और एन का यूरो हो जाएगा। तो ये इस तरीके से हम इन सभी को चेक कर सकते हैं, और आंसर आपका क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। ठीक है दोस्तों। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द एग्जामपीडिया, अ स्मार्टर वे ऑफ लर्निंग। दोस्तों आज के वीडियो में हम देखेंगे कैलेंडर और घड़ी से रिलेटेड पेट के एग्ज़ाम के लिए क्या इम्पोर्टेंट हो सकता है। दोस्तों ये आपके समक्ष रखा गया है कैलेंडर का टॉपिक। तो कैलेंडर के टॉपिक में पहले हमें देखना पड़ेगा कि सोमवार को हम 1 से काउंट करते हैं, मंगलवार को 2 से, बुधवार को 3, गुरुवार को 4, शुक्रवार को 5, शनिवार को 6, रविवार को 0 या 7 से काउंट करते हैं। इसी तरीके से हम देखते हैं कि मंथ में जो दिन होते हैं कितने होते हैं। जैसे आपको जनवरी में 31 दिन होते हैं, फरवरी में 28 या 29 दिन होगा, मार्च में 31 दिन, अप्रैल में 30 दिन, मई में 31, जून में 30, जुलाई में 31, अगस्त में 31, सितंबर में 30, अक्टूबर में 31, नवंबर में 30 और दिसंबर में 31। इसके लिए एक कहावत भी कहा गया है, जून नवंबर जानिए, अप्रैल सितंबर 30। यानी जून, नवंबर और अप्रैल और सितंबर ये 30 के होते हैं, 28 दिन की फरवरी, बाकी सब 31। यानी जून, नवंबर, अप्रैल, सितंबर 30 का होगा, 28 की फरवरी होगी, और बाकी सभी दिन क्या होंगे, 31 के होंगे। बाकी सभी मंथ के जो दिन होंगे वो 31 के होंगे। तो ये एक कहावत भी कहा गया है, आप इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। बाकी नॉर्मली आप बचपन में थंब पे पढ़े होंगे अपने, ठीक है, उभरे हुए पार्ट्स के जो होते हैं, मुट्ठी बांधने पर उभरा हुआ जो आता है, उसके आप जनवरी फरवरी का भी वहाँ से भी आप याद कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि अगर साधारण वर्ष है, ठीक है, देखिए अगर साधारण वर्ष है तो साल में 365 दिन होगा। ठीक है, अगर लीप वर्ष है तो साल में 366 दिन होगा। ठीक है, तो यानी मतलब कि अगर साल में 365 दिन है यानी फरवरी कितने दिन का होगा, 28 दिन का होगा। और अगर लीप वर्ष है यानी फरवरी कितना हो गया, 29 दिन का हो गया। तो नॉर्मली क्या होता है कि 4 साल बाद एक लीप वर्ष आता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ देखते हैं कि जो हमारा 1896 है वो लीप वर्ष है या नहीं है। तो हम इसको क्या करेंगे, नॉर्मली 4 से भाग दे देंगे। ठीक, तो अगर हमारा भाग पूर्णतः जा रहा है, ठीक है, अगर भाग हो जा रहा है तो ये क्या हो जाएगा, ये लीप वर्ष हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से जो हमारा है 1900 है, ठीक है, तो 1900 हमारा लीप वर्ष है या नहीं है, इसको हमें चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें हमको जो है, तो इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, 400 से भाग देना पड़ेगा। दोस्तों हमेशा ध्यान दीजिएगा कि जो भी शताब्दी वर्ष आएगा यानी जिसके अंत में 00 आएंगे, ठीक है, शताब्दी वर्ष आएंगे, तो उसका लीप ईयर ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसमें हमको 400 से भाग देना पड़ेगा। और नॉर्मल जैसे वर्ष आ रहे हैं, जैसे 1800 है, 1896 है, तो इसको हमें जानने के लिए क्या करेंगे, हमें सिर्फ 4 से भाग देना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर यहीं पे सिर्फ 1800 लिखा हुआ है तो हम इसको लीप वर्ष निकालने के लिए 400 से भाग देंगे। तो इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न जो है, जो पूछा गया है आपसे कि
3 जुलाई 2000 को मंगलवार है, ठीक है। तो 30 जुलाई को कौन सा दिन होगा, ठीक है दोस्तों। तो 3 जुलाई को क्या है, मंगलवार है, तो पूछ रहा है कि 30 जुलाई को कौन सा दिन होगा। तो सिंपल सी बात है, आपको ध्यान देना होगा कि अगर 3 जुलाई को मंगलवार हो रहा है, ठीक, तो हमको मंगलवार क्या +7 करेंगे तो क्या हो जाएगा, मंगलवार ही आएगा, ठीक है। सेम डेट रिपीट होगा, अगर हम उसमें 7 जोड़ते चले जाएं तो मंगलवार ही आएगा। तो यानी 10 तारीख को फिर क्या होगा, मंगलवार पड़ेगा। फिर कब मंगलवार पड़ेगा, फिर 17 को पड़ेगा, फिर 24 को पड़ेगा, फिर 31 को पड़ेगा। लेकिन पूछा क्या गया है हमसे 30 जुलाई का पूछा गया है कि कौन सा दिन पड़ेगा। तो यानी देखिए 31 जुलाई को मंगलवार पड़ रहा है, तो 30 जुलाई को क्या पड़ेगा, सोमवार पड़ेगा, एक दिन पीछे चला जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। 5 अगस्त 2007 को बुधवार हो तो 18 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा, ठीक है दोस्तों। तो पूछा है 5 अगस्त 2007 को। पहले क्वेश्चन में, दूसरे क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा कि पहले क्वेश्चन में सेम मंथ चल रहा था और ईयर भी सेम था, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या है, मंथ अलग है और ईयर भी अलग होगा आपका, ठीक है। इसमें मंथ से बेसिकली मंथ का पूछा है कि मंथ के हिसाब से कैसे होगा। तो अगस्त में देखिए क्या है, अगस्त में आपके दिन कितने बचे हैं, ठीक। तो अगस्त क्या है, अगस्त में टोटल 26 दिन बचे हुए हैं। 5 अगस्त से पूछा है, तो अगस्त में आपके टोटल दिन कितने बचे हैं, 26 बचे हैं। उसके बाद सितंबर में आपके दिन कितने बचे हैं, 30 बचे हैं। और अक्टूबर में बोला है 18 अक्टूबर को कौन सा दिन रहेगा, तो यानी अक्टूबर के 18 दिन हो गए, ठीक। तो ये टोटल ऐड करने पर हमारा क्या आ रहा है, 74 आ रहा है। अब 74 को 7 से डिवाइड कर देंगे हम लोग, तो 4 रिमाइंडर बचेगा, यानी 4 जो है शेष बचेगा। तो यानी बुधवार है, कब है, 5 अगस्त को बुधवार है, तो बुधवार +4 कर लेंगे, यानी 7 को पहुंच जाएगा, ठीक है। तो बुधवार जो हमारा है 3 पर आता है और उसमें 4 और ऐड करेंगे तो 7, यानी रविवार या 0 या रविवार पर पहुंच जाएगा वो। तो 18 अक्टूबर को कौन सा दिन रहेगा, 18 अक्टूबर को रविवार दिन रहेगा। दोस्तों इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बिल्कुल श्योर है कि कैलेंडर से एक सवाल ज़रूर आएगा। तो आइए अब देखते हैं कि अगर ईयर चेंज रहे तो हम कैसे उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमने पहले क्वेश्चन में देखा कि दिन अलग हैं, तो कैसे सॉल्व कर रहे हैं, दिन अलग है लेकिन मंथ और ईयर सेम है। दूसरे क्वेश्चन में हमने दिन भी अलग रखा, मंथ को भी अलग रखा, पर ईयर हमारा सेम था। थर्ड क्वेश्चन जो आपके सामने इस समय है, इसमें देखिए दिन ईयर मंथ सब कुछ क्या है, अलग है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए बोला है पहले क्वेश्चन के लिए कि 19 जनवरी 2018 को शुक्रवार है, तो 18 जून 2019 को कौन सा दिन पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो पहले तो 19 जनवरी से 31 जनवरी तक, ठीक, 19 जनवरी से 31 जनवरी तक जो दिन हैं आपके वो 12 हो गए, और उसको 7 से डिवाइड करेंगे तो 5 रिमाइंडर यानी 5 जो है शेष आएगा, उसे हम 5 और डेज के रूप में काउंट कर लेते हैं। अब रखते हैं फरवरी में जो है 0 ऑड डेज हैं, ठीक। मार्च में 3 ऑड डेज रहेगा, विषम दिन रहेगा। अप्रैल में 2 विषम दिन रहेगा। मई में 3 विषम दिन। जून में 2 विषम दिन। विषम दिन निकल कैसे रहा है, जैसे किसी मंथ में 31 है, ठीक है, तो 31 को हम क्या कर रहे हैं, 7 से डिवाइड कर दे रहे हैं। सिंपल यही है विषम दिन निकालने का ट्रिक, ठीक है। तो कोई खास बहुत बड़ा तीर नहीं मारना है इसमें, नॉर्मल चीज़ें हैं, एक बार आप ध्यान से समझ लेंगे तो सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। उसके बाद अगस्त में क्या है, 3 विषम दिन है। सितंबर में 2 है, नवंबर में 2 है, दिसंबर में 2, इसको ऐड कर दिए 47 आ गया। फिर 19 का हम देखेंगे, 19 में जनवरी में 3 होता है, फरवरी में 2 होगा, मार्च में 3 होगा, अप्रैल में 2, मई में 3, और इसी तरीके से 19 जून को क्या हो जाएगा, टोटल 5 और डेज, ठीक है। अब इन सबको वही ऐड करने पे हमारा कितना आ जा रहा है, ये टोटल हम ऐड करने पे हमारा क्या आएगा, 47 आएगा। तो 47 को 7 से डिवाइड कर देंगे, 5 बचेगा। 5 बचना है, मतलब कि दिन क्या था, शुक्रवार था, शुक्रवार +5 करेंगे। शुक्रवार +5 करने का मतलब है कि शुक्रवार आपका 5 होता है, यानी 10 दिन, यानी बुधवार, ठीक है। तो बुधवार जो मेरा हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों बिल्कुल सिंपल वे है, सिंपल तरीके से इसको सॉल्व करना है आपको, बहुत ज़्यादा हार्ड इसको नहीं बनाना है आपको, ठीक है। तो कैलेंडर के जो भी क्वेश्चन आएंगे सिंपल क्वेश्चन आएंगे, इसको आप ध्यान से समझिएगा, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं और अगला टॉपिक देखते हैं। तो देखिए अगला टॉपिक हमारा है घड़ी का।
ठीक है। घड़ी में आपको नॉर्मली पूछता है कि जैसे देखिए घड़ी में तो पहले आपको सुइयाँ पता होनी चाहिए। पहले एक सुई क्या होती है, मिनट वाली सुई होती है, एक घंटे वाली सुई होगी और एक सेकंड वाली सुई होगी। ठीक है, तो इन्हीं सुइयों पर पहले चर्चा कर लेते हैं कि कौन सी सुई कितना एंगल बनाता है, क्या देखते हैं। पहले देखते हैं मिनट वाली सुई जो है। मिनट वाली सुई 1 घंटे में क्या करता है, पूरा चक्कर लगा लेता है। ठीक है, तो मिनट वाली सुई 1 घंटे में पूरा चक्कर लगाता है, मतलब 1 घंटे में वो 360 डिग्री का एंगल बना ले रहा है। ठीक है, तो 1 घंटे में कितने मिनट हो जाएंगे, 60 मिनट हो जाएंगे। ठीक है, तो 1 घंटे में 60 मिनट। ठीक, और कितना कोण बना दिया, 360 कोण बना दिया। यानी अगर हमें 1 मिनट में कितना कोण बना निकालना होगा तो हम कैसे निकालेंगे, 360 बटा 60 कर देंगे, यानी 6 डिग्री का कोण बनाता है। तो अपना हमेशा ध्यान दीजिएगा कि मिनट वाली सुई 1 मिनट में 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। इसी तरीके से हम घंटे वाली सुई का भी देखेंगे। घंटे वाली सुई में क्या हो रहा है, घंटे वाली सुई देखिए क्या है, घंटे वाली सुई 360 डिग्री मतलब पूरा चक्कर कब लगाती है, 12 घंटे में लगाती है। ठीक है, 12 घंटा होता है तब घंटे वाली सुई इस क्या करता है, पूरा चक्कर लगाता है। ठीक है, तो यानी 12 घंटे में कितने मिनट हो जाएंगे, तो हम 60 से अगर गुणा कर देंगे तो 12 घंटे में मिनट हो जाएगा पूरा। ठीक है, तो यह कितना आ गया, 720 जो है मिनट हो जाएगा। 720 मिनट कितना कोण बना रहा है, 360 डिग्री का कोण बना रहा है। तो 1 मिनट क्या, आधा डिग्री का कोण बनाएगा। 1 मिनट में हम घंटे वाली सुई 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाती है, तो इसको ध्यान दीजिएगा आप। इसी तरीके से सेकंड वाली सुई क्या है, सेकंड वाली सुई देखिए एक चक्कर लगा लेती है जब, तो 1 मिनट पूरा चक्कर लगाती है। ठीक है, सेकंड वाली सुई जब एक चक्कर पूरा घूमता है तो 1 मिनट होता है। ठीक, तो 1 मिनट में एक पूरा चक्कर लगाता है, यानी 60 सेकंड में वो 360 डिग्री घूम जाता है। तो 1 सेकंड में कितना कोण बनाएगा, 1 सेकंड में देखिए 6 डिग्री का कोण बनाएगा। तो 1 सेकंड वाली सुई 1 सेकंड में 6 डिग्री का कोण बनाती है। तो इन सभी को ध्यान दीजिएगा आप कि कौन सी सुई कितने मिनट में कितना कोण बना रही है, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। आगे देखते हैं कि घंटे की सुई और मिनट की सुई एक ही दिशा में हो या 0 डिग्री के कोण पे कब कब होते हैं। ठीक है, तो घंटे की सुई और मिनट की सुई एक ही डायरेक्शन में कब कब होंगे भाई, देखिए घंटे की सुई और 1 घंटे में क्या, 1 बार होते हैं, और 12 घंटे में 11 बार होते हैं। तो यहाँ पे सवाल आ रहा है कि 12 घंटे में 11 बार क्यों हो जा रहा है। ठीक है, तो 12 घंटे में 11 बार इसलिए हो जा रहा है क्योंकि 11 से और 1 के बीच में सिर्फ एक ही बार वो एक दूसरे से क्या होंगे, एक ही दिशा में होंगे, यानी 0 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो यहाँ पे एक जो है हमारा 1 घंटा का जो है कम हो जा रहा है। इसी तरीके से 24 घंटे में क्या होगा, 22 बार बनाएगा। तो इतना ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पूछता है कि घंटे वाली सुई 12 घंटे में कितनी बार एक ही दिशा में रहेंगे या 0 डिग्री का कोण बनाएंगे, तो 11 बार। और कभी कभी पूछता है कि घंटे वाली सुई कब किन दोनों के बीच में एक ही बार सिर्फ घंटे का सुई बनाता है, तो एक क्या है, 11 से 1 के बीच में ही वो बस ऐसा सुई बनाते हैं। आगे देखते हैं कि घंटे व मिनट की सुई अगर लंबवत हो यानी 90 डिग्री का कोण बनाते हो। ठीक है, तो 1 घंटे में क्या करते हैं, वो 2 बार बनाते हैं। घंटे और सुई जो हैं वो 1 घंटे में 2 बार 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। जैसे 3 बज रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे बनाएगा, एक बार इधर 3:45 पर बनाएगा। तो इस तरीके से क्या करेगा, वहाँ पे एक घंटे में 2 बार बनाएगा। ठीक है, अब कब नहीं बनाता है ये भी ध्यान दीजिएगा। देखिए 2 से 4 के बीच में सिर्फ 3 बार बनाता है। नॉर्मली ये 2 घंटे हैं तो यहाँ 4 बार बनना चाहिए था, लेकिन क्या होता है यहाँ पे 3 ही बार बनता है। ठीक है, इसी तरीके से 8 से 10 के बीच में क्या होता है, 8 से 10 के बीच में 4 बार बनना चाहिए 90 डिग्री का, लेकिन बनता कितनी बार है, 3 बार ही बनता है। तो ये ध्यान दीजिएगा। ठीक, अब बात कर लेते हैं कि 1 घंटे में 2 बार बनाता है। ठीक है, 1 घंटे में 2 बार बनाता है, तो 12 घंटे में कितना बना देगा, 22 बार बना देगा। और 24 घंटे में कितनी बार बना देगा, 44 बार बना देगा। ठीक है, आगे देखते हैं 180 का कोण कब बनाता है। ठीक है, यानी दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में कब होते हैं। घंटे और मिनट वाली सुई जो है 180 का कोण कब बनाते हैं, या दोनों एक दूसरे से विपरीत दिशा में कब रहती हैं, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको करने के लिए क्या करेंगे, पहले देखिए 1 घंटे में 1 बार ही ये क्या होता है, 180 डिग्री के, यानी दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में रहते हैं। लेकिन 5 से 7 के बीच में ऐसा समय आता है
जिसमें क्या होता है, ये 2 बार इनको बनना चाहिए था 180 भी यानी विपरीत दिशा में, लेकिन ये बनते कितनी बार हैं, एक ही बार बनते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यानी 12 बार क्या हो जाएगा, 12 घंटे में क्या होगा, 11 बार ही बनेंगे, और 24 घंटे में क्या हो जाएगा, 22 बार ही बनेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये भी एग्जाम में पूछता है कि किसके बीच में एक ही बार बन रहा है, तो देखिएगा 5 से 7 के बीच में एक ही बार बनता है। तो हमने इसका टेबल के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की है कि देखिए अगर घंटे वाली सुई जो है वो 0 डिग्री पर है, यानी एक दूसरे के ऊपर होंगे, तब क्या होगा, और घंटे और मिनट वाली सुई लंबवत हैं एक दूसरे से, यानी 90 डिग्री पर हैं, तब क्या होगा, और घंटे और मिनट वाली सुई एक दूसरे के अपोजिट हैं, तब क्या होगा, यानी विपरीत हैं, तो क्या होगा, या 180 डिग्री का कोण बना रहे हैं तो क्या होगा। तो 1 घंटे में होगा। ठीक है, 1 घंटे की बात करेंगे तो 1 घंटे में वो 0 डिग्री एक बार बनाता है, 90 डिग्री 2 बार बनाएगा, और 180 एक बार बनाएगा। 12 घंटे में 11 बार बनाएगा 0 डिग्री, और 22 बार 90 डिग्री का कोण बनाएगा, और 11 बार 180 का कोण बनाएगा। और 24 घंटे में 22 बार 0 डिग्री का बनाएगा, 44 डिग्री का, या 90 डिग्री का 44 बार बनाएगा, और 180 डिग्री का 22 बार बनाएगा। तो ये टेबल के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की गई है। अभी तक जितना आपने पढ़ा है उसको यहाँ पे टेबल के रूप में हमने प्रदर्शित कर दिया है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कुछ क्वेश्चंस इसके कैसे आ सकते हैं। क्वेश्चंस तो देखिए अभी जितना आपने पढ़ा है इससे भी नॉर्मली क्वेश्चन बन सकते हैं कि घड़ी की घंटे और सुई की सुई जो है 24 घंटे में कितनी बार एक दूसरे के विपरीत रहती है या लंबवत रहती है, या 12 घंटे में कितनी बार एक दूसरे लंबवत रहेगी। ठीक है, तो ये इस तरीके से क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक दोस्तों, ठीक है दोस्तों, तो एक क्वेश्चन लेते हैं कि मान लीजिए मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ठीक है, दोपहर के 1 बजे से, ठीक, दोपहर के 1 PM से आपको शाम के 5 बजे तक, ठीक है, शाम के 5 PM तक 90 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा। ठीक है, घंटे और मिनट की सुइयों के बीच में 90 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा, ये क्वेश्चन है। आप सोचिए इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों पिछले स्लाइड में मैंने दिखाया आपको कि 90 डिग्री का कोण कब बनता है, हमने बोला है आपसे 1 से 5 के बीच में। ठीक है, 1 से 5 के बीच में बोल रहा है, दोपहर के 1 से 5 के बीच में 90 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा। तो देखिए 1 से 5 के बीच में क्या है, 1 घंटे में कितनी बार 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए, 2 बार बनना चाहिए। ठीक है, तो यानी 1 से 2 2 बार, 2 से 3 2 बार, 3 से 4 2 बार, और 4 से 5 2 बार। ठीक है, तो यानी हमारे पास टोटल कितना हो गया, जो है ये 4 घंटे हो गए। ठीक है, 4 घंटे क्या है, 1 2 3 4 घंटे, यानी 4 घंटे हैं। 4 घंटे मतलब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी 8 बार क्या होगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, 8 बार 90 डिग्री का कोण बनेगा। लेकिन आपको पता है कि 2 से 4 बार में क्या 3 ही बार बन रहा है, तो हम 1 माइनस कर देंगे, यानी 7 बार जो है इसका आंसर आएगा, 7 बार 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो दोस्तों इस तरीके से प्रश्न आते हैं आपके सवाल में। मान लीजिए आप एग्जाम में पूछ लेता है कि आप बताइए कि 7 से लेके 11 के बीच में या 7 से लेके 12 के बीच में 90 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा। तो ये नॉर्मल से क्वेश्चन है, आपको बस इतना ध्यान देना है कि 8 से 10 के बीच में 3 बार बन रहा है, 2 से 4 के बीच में 3 बार बन रहा है। बस आप इसी की मदद से आप जो है इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एक फॉर्मूला है आपके पास। ठीक है, जैसे कि अगर क्वेश्चन बोल रहा है कि 7:30 बजे यानी 7:30 पर घंटे और मिनट की सुइयों के बीच में कोण कितने का होगा। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए हम कैसे निकालेंगे, तो इसका हमारा सीधे फॉर्मूला है कि थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 11/2 इंटू मिनट इंटू 30 इंटू घंटा। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, अब मिनट क्या है, मिनट 30 है तो यहाँ 30 रख देंगे, और घंटा क्या है, 7 है। सीधी सिंपल की वैल्यू इनकी रखनी है, वैल्यू रख के आप सीधे सॉल्व कर लेंगे और आपका एंगल जो है वो आ जाएगा, जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो अभी मैंने डिस्कस कर लिया है कि दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे तक दोनों सुई लंबवत कितनी बार होंगी, तो ये तो अभी मैंने डिस्कस कर लिया है, तो इसको यहाँ पे डिस्कस करना जरूरी नहीं है। तो इस फार्मूले को आप ध्यान दीजिएगा, किसी भी टाइम दिया रहेगा अगर आपको, तो उसके बीच का एंगल अगर निकालना होगा तो आप इसी फार्मूले से निकाल पाएंगे। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन अभी इसके और भी मैं प्रैक्टिस करा दूंगा आपको। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक दीवार घड़ी में समय जो है वो 2:25 दिखाता है।
तो घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच न्यून कोण क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए एंगल पूछा है। पहला जो हमने आपको यहाँ पे जो फॉर्मूला बताया है, ठीक है, ये क्या है, समय दिया गया है, आपको थीटा निकाल दिया। ठीक है, तो आपने क्या निकाल दिया, इसके बीच का एंगल निकाल दिया। अभी ये क्वेश्चन है, सेम वही क्वेश्चन है कि 3:25 पर दोनों के बीच में एंगल क्या होगा। ठीक है, तो सेम फार्मूला आप यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फार्मूला को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे और इसका आंसर जो है हमारे पास क्या आ जाएगा, 47.5 आएगा। तो क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चन है, इसको देखिएगा। तो दोस्तों इसके प्रश्न आप लगाइएगा, हम अभी इसके प्रैक्टिस के लिए आपके और भी क्वेश्चंस लाएंगे, घड़ी और कैलेंडर के और घड़ी के। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा। इसका PDF पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम पर जा सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द एग्जामपीडिया, ए स्मार्टर वे ऑफ लर्निंग। दोस्तों रीजनिंग के जो टॉपिक हमारे चल रहे थे उसमें आज हम बृहद एवं लघु देखेंगे, जिसमें से आपके PET एग्ज़ाम में 1 नंबर का क्वेश्चन आना पक्का है। तो दोस्तों देखते हैं पहले बृहद एवं लघु। देखिए बृहद एवं लघु में क्या होता है कि इसमें आपको डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स दिए जाते हैं, जिनको उनके बढ़ते क्रम में या तो घटते क्रम में उनको सजाना होता है। ठीक है, तो दोस्तों देखिए पहला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित शब्दों को एक तार्किक और अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करें। ठीक है, तार्किक एवं अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करने पर पता है तो इसका अंत जो होगा, पहले देखिए सबसे हम लोग छोटे से बड़े की ओर जाएंगे। ठीक है, तो पहले छोटा क्या होगा, पहले मिलीमीटर होगा, फिर उसके बाद सेंटीमीटर होगा, फिर उसके बाद डेसीमीटर होगा, फिर उसके बाद मीटर होगा और फिर लास्ट में होगा हेक्टोमीटर। तो हम क्रम की बात करें तो सबसे पहले 3, फिर उसके बाद 5, फिर उसके बाद 2 डेसीमीटर, फिर 1 मीटर और फिर उसके बाद 4 हेक्टोमीटर। तो क्रम हमारा ये है। तो इसका जो C ऑप्शन है वो हमारा इस क्रम का आंसर होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित करिए। ठीक, लाल किला, विश्व, दिल्ली, भारत, ब्रह्मांड। ठीक है, तो हम हमारे प्रश्न में जो इसके आंसर दिए गए हैं उसके हिसाब से हम इसको पहले अरेंज करेंगे। तो अरेंज करते समय हमें ध्यान देना है कि सबसे छोटा क्या हो सकता है। तो देखिए सबसे छोटे क्रम में अगर होगा तो लाल किला होगा, उसके बाद दिल्ली आएगा, फिर उसके बाद भारत होगा, फिर विश्व होगा और फिर ब्रह्मांड होगा। तो इसका अगर मैं क्रम आपके सामने रखूं तो पहले 1 होगा लाल किला, 3 होगा दिल्ली, 4 होगा भारत और 2 होगा विश्व और 5 होगा ब्रह्मांड। तो इसी क्रम में जो इसका आंसर बनेगा वो आंसर B बनेगा, जो कि आपके समक्ष है। अगला प्रश्न देखते हैं, उस विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित शब्दों के तर्क संगत और अर्थपूर्ण यथाक्रम को दर्शाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन दिए गए हैं, पहले दिया गया है, पहला जो हमारा दिया गया है वो देश दिया गया है, शहर दिया गया है, ब्रह्मांड दिया गया है, विश्व दिया गया है और महाद्वीप दिया गया है। तो आइए इसको हम बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करते हैं। तो बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा, शहर आएगा जो कि 2 नंबर पर है, उसके बाद देश आएगा जो कि 1 नंबर पर है, उसके बाद महाद्वीप आएगा जो कि 5 नंबर पर है, फिर उसके बाद विश्व आएगा जो कि 4 नंबर पर है और उसके बाद फिर ब्रह्मांड आएगा जो कि 3 नंबर पर है। तो इसी क्रम में इसका 1 नंबर जो A ऑप्शन जो है आपका वो आंसर जो है सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं कि निम्नलिखित को एक तार्किक क्रम में लिखिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखिए आपके एग्ज़ाम में आया हुआ है, वन रक्षक परीक्षा 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है ये आपका।
इसको क्या करना है, आपको एक क्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है दोस्तों, तो एक क्रम में इसको अगर हम व्यवस्थित करेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा हमारे पास, 3 नंबर आएगा जो कि है चाबी। ठीक, 3 नंबर चाबी, उसके बाद 1 नंबर ताला, फिर उसके बाद 2 नंबर दरवाज़ा, फिर उसके बाद 5 नंबर कमरा, फिर उसके बाद 4 नंबर स्विच। ठीक है, यानी पहले चाबी की हेल्प से आप ताला खोलेंगे, फिर ताला जब खोलेंगे तो दरवाज़ा खुलेगा, फिर उसके बाद आप कमरे में इंटर करेंगे और फिर स्विच ओपन करके लाइट वगैरह ऑन करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर जो होगा वो सी होगा, आपके समक्ष है। अगला प्रश्न, अगला जो इसके इस टाइप में प्रश्न आते हैं उस पर हमें ध्यान देना है। देखिए अगला जो प्रश्न आता है वो बृहद एवं लघु में कभी कभार इस टाइप के प्रश्न आते हैं कि के जो है एस से लंबा है लेकिन पी से छोटा है, जे और यू, जे यू से लंबा है पर एस जे से लंबा है। ठीक है, तो इसमें पूछा जाता है कि सबसे लंबा कौन है या सबसे छोटा कौन है, तो इस तरीके के प्रश्न बोल आते हैं आपके पास। तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना होगा, देखिए प्रश्न के हिसाब से हमको इसमें चलना पड़ेगा। पहले बोला है के एस से लंबा है। ठीक है दोस्तों, तो पहले आपने यहाँ पे के लिख लिया। ठीक है, के जो है एस से लंबा है, यानी एस जो है के से छोटा है, के नीचे एस नीचे होगा, लेकिन पी से छोटा है, के जो है वो पी से छोटा है, लेकिन पी से क्या है, छोटा है, तो पी क्या हो गया, ऊपर हो गया। अब ये स्टेटमेंट जो हमारा है कि के यस से लंबा है, देखिए के यस से लंबा है लेकिन पी से छोटा है, पी ऊपर हो गया और के नीचे हो गया। इसी तरीके से जे यू से लंबा है और एस जो है वो जे से लंबा है, तो यानी हमें एस का पता है, पहले एस और जे में रिलेशन पता है तो पहले उसको लिखेंगे। तो देखिए क्या लिखा है, एस जो है वो जे से लंबा है, यानी जे यहाँ पे आएगा। ठीक, और फिर उसके बाद जे जो है यू से लंबा है, तो यू से लंबा है यानी यू जो है बिल्कुल नीचे हो जाएगा। तो इसमें पूछा गया है सबसे लंबा कौन होगा, तो सबसे लंबा देखिए पी होगा और सबसे छोटा जो होगा वो यू होगा। तो दोस्तों बृहद एवं लघु में इसी प्रकार के प्रश्न आएंगे। आप हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे तो इसके और भी क्वेश्चंस हम आपको प्रैक्टिस अभी कराएंगे। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं। अगला देखते हैं, अगला हमारा टॉपिक है समूह से भिन्न को अलग करना। दोस्तों तो इस टॉपिक में क्या होता है कि सेम टाइप के एलिमेंट्स आपको दिए रहते हैं, आपको ये बताना होता है कि उसमें से कौन सा अलग है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसके विभिन्न प्रकार के प्रश्न को। देखिए पहला प्रश्न है जो आपको लोअर में आया हुआ है, इसमें क्या बोला है कि विषम शब्द की पहचान करें। तो विषम शब्द की पहचान में क्या दिया गया, पहले वर्ग, त्रिभुज, सम चतुर्भुज, गोला, समांतर चतुर्भुज, आयत, वृत्त, पंचभुज, षष्ठकोण। ठीक है, तो ये जो है आपका इसमें से बोला है कि अलग कौन सा है। तो अलग देखिए क्या क्या ऑप्शन में दिया गया है, त्रिभुज दिया गया है, गोला दिया गया है, उसके बाद वृत्त दिया गया है और षष्ठकोण दिया गया है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है कि सभी आकृति जो हैं वो 2 डायमेंशन आकृति हैं, सिर्फ गोला को छोड़कर। ठीक है, गोला जो है आपका वो 3D आकृति है, यानी 3 डायमेंशन या 3 विमाएँ उसमें होती हैं, तो ये वो आकृति। तो इसका जो अलग होगा वह बी ऑप्शन होगा, गोले का। उसके बाद देखिएगा निम्नलिखित ज्यामितीय आकृतियों में से भिन्न आकृति की पहचान करिए। ठीक है दोस्तों, तो भिन्न आकृति की पहचान करना है, पहला समचतुर्भुज, दूसरा त्रिभुज, तीसरा समांतर चतुर्भुज और चौथा है समलंब चतुर्भुज। तो दोस्तों देखिए सभी में जो है समचतुर्भुज में भी आपकी 4 भुजाएं होती हैं और त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, समांतर चतुर्भुज में 4 होंगी, समलंब चतुर्भुज में भी 4 भुजाएं होंगी। तो दोस्तों सभी में भुजाएं 4 होती हैं, सिवाय त्रिभुज को छोड़ के त्रिभुज में भुजाएं 3 होती हैं, ये ध्यान दीजिएगा। अगला देखते हैं, अगला है समूह में से असंगत की पहचान कीजिए।
ठीक, असंगत की पहचान करनी है। उसके बाद क्या क्या है इसमें, अमरूद, तरबूज, सलाद पत्ता, सेब, कीवी, आम, नाशपाती, अनार। तो दोस्तों यहाँ पे सभी फल हैं, लेकिन जो सलाद पत्ता है ये फल में नहीं आता है। ठीक है, तो इसका आंसर ए जो होगा वह सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में दिया गया है, निम्नलिखित में से 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार के समान हैं। ठीक है, पर जो विषम है हमको वही इसमें अलग करना है। ठीक है दोस्तों, तो विषम को अलग करने के लिए देखिएगा इसमें क्या क्या दिया गया है ऑप्शन। पहले मार्च दिया गया है, अप्रैल दिया गया है, अगस्त दिया गया है, दिसंबर दिया गया है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, दिसंबर में 31 दिन होते हैं, अगस्त में भी आपके 31 दिन होते हैं, मार्च में भी 31 दिन होते हैं, लेकिन जो अप्रैल है उसमें 30 दिन होते हैं। तो दोस्तों जो भिन्न है वो आपका अप्रैल मंथ है, यानी यहाँ पे आंसर इसका अप्रैल होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, बोला गया है कि शेष तीनों में से अलग की पहचान करना है। ठीक, तो देखिएगा कैसे इसमें करेंगे। देखिए 11 का स्क्वायर क्या होता है, 11 का स्क्वायर होता है 121, 121। ठीक, अब 121 माइनस 1 करेंगे तो 120 आएगा। ठीक है, इसी प्रकार से जो है आपका 13 का स्क्वायर क्या होता है, बी ऑप्शन देखेंगे, 13 का स्क्वायर होता है 169, और उसमें से 1 माइनस करेंगे तो 168 हो जाएगा। इसी तरीके से 15 का स्क्वायर होता है 225 यानी 225। ठीक दोस्तों, ठीक है, तो 15 का स्क्वायर क्या होता है, 225 होता है। ठीक है, 225 में से 1 माइनस करेंगे तो 224 आना चाहिए, पर यहाँ पे 256 दिया गया है, जो कि हमारे जो युग में चल रहा है उससे अलग दिया गया है। तो आंसर जो होगा इसका सी होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। बोला है कि निम्नलिखित में से जो विकल्प दिए गए हैं उसमें से हमें अलग की पहचान करनी है। ठीक, तो अलग की पहचान करनी है, तो इसमें देखिए क्या दिया गया है, FGH ABC CEG VUVW। तो दोस्तों यहाँ पे जो अलग है, देखिए F के बाद क्या आ रहा है, G आ रहा है, H आ रहा है, यानी +1 आगे बढ़ रहा है। ठीक है, FGH, ठीक है, ABC ये भी सही है हमारा। उसके बाद C के बाद D आना चाहिए था, यहाँ पे E दे दिया गया है, यानी +2 कर दिया गया, यानी जो ये आंसर होगा आपका C सही होगा, जो कि सभी से क्या है, अभिन्न है। तो इसका आंसर C होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से 3 युग्मों से भिन्न को अलग करना है। ठीक, तो भिन्न को अलग करने के लिए क्या है कि आपको दिया गया है कि 3 और 11, 5 और 13, इसके बाद 8 और 16, 14 और 24। तो दोस्तों 3 और 11, तो 11 में से 3 माइनस करेंगे तो आपको कितना आएगा, 8 आ रहा है। इसी तरीके से 13 में से 5 माइनस करेंगे तो 8 आएगा। इसी तरीके से 16 में से 8 माइनस करेंगे तो 8 आएगा, पर 24 में से 14 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। तो दोस्तों ये जो ऑप्शन डी है वो इन युग्म में से भिन्न है। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से विषम आकृति का जो हमें पहचान करना है। तो देखिए ये जो आपका एग्ज़ाम है, वीडियो के एग्ज़ाम में आया हुआ है। ठीक है, तो इसको इसमें से हमें पहचान करना है, तो इसको हम कैसे पहचान करेंगे। देखिए सभी में क्या है, एक सरल ज्यामितीय आकृति बनी हुई है, ए ऑप्शन में भी और बी ऑप्शन में भी, डी ऑप्शन में भी। लेकिन सी में क्या है कि सी में आपका वक्र रेखा का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो ए बी डी में क्या है, सरल रेखाओं का प्रयोग किया गया है, लेकिन सी ऑप्शन जो है वक्र रेखाओं का प्रयोग करके बनाया गया है। तो इसका आंसर क्या होगा, सी होगा, क्योंकि यही अलग है। अगला प्रश्न देखते हैं।
बोला है कि दिए गए विकल्पों में से भिन्न की पहचान करना है। ठीक है, तो भिन्न की पहचान करना है। ठीक है, तो देखिए 125 है, 512 है और 1321 है और 1728 है। तो इसको देख के लगता है कि 125 जो है वो 5 का क्यूब है, 512 जो है वह 8 का क्यूब है, ठीक, और 1728 जो है वो 12 का क्यूब है। ठीक है, लेकिन जो 1321 है वो किसी का क्यूब नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर जो होगा वो 1321 होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरीके से जो हमारे टॉपिक थे भिन्न को अलग करना, वो इसी प्रकार से हैं। और भी इसके प्रश्न हम आपको कराएंगे पेट एग्ज़ाम से पहले। तो दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। देखिए, अगला टॉपिक हमारा है ऑर्डर एंड रैंकिंग, यानी क्रम व रैंकिंग। दोस्तों, इस टॉपिक के लिए पीईटी में मैं सिर्फ आपको एक फार्मूला बताना चाहूँगा, जो कि T=L+R-1। आपके पीईटी के सारे सवाल इसी फार्मूले के बेस पे लग जाएंगे। इसके अलावा और कुछ आपको पढ़ना नहीं है। दुनिया भर के चक्कर में ना पड़िएगा, मेरा ये सुझाव है। आप सिर्फ इस फार्मूले पे विश्वास करके एग्ज़ाम देने जा सकते हैं। तो दोस्तों, आइए देखते हैं इस फार्मूले का यूज़ कैसे करेंगे आप। देखिए, प्रश्न में दिया गया है किसी कक्षा में 60 छात्र हैं। ठीक है दोस्तों, सूरज बाएं से 25वें स्थान पे है, तो दाएं से उसकी पोजीशन क्या होगी। तो सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल। हमें इस फार्मूले का बस यूज़ करना है। फार्मूला हमारा क्या है, T=L+R-1। तो दोस्तों, टोटल है ये T फॉर टोटल। L से लेफ्ट में कितने हैं स्टूडेंट, R से राइट में कितने स्टूडेंट है, और उसमें -1 करना है। तो देखिए, पहले क्या बोला है, टोटल कितने हैं, 60 स्टूडेंट हैं। ठीक, उसके बाद क्या है, लेफ़्ट से कितने हैं, लेफ़्ट से 25वें स्थान पर सूरज जो है बैठा है। तो ये 25 हो गया, प्लस R-1। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको इस साइड भेजेंगे, उसको इस साइड भेज के सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने में हमारा R की वैल्यू क्या आ जाएगी, 36। ठीक दोस्तों, तो ये इस तरीके से सारा क्वेश्चन लगना है। बहुत हार्ड क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में नहीं आएंगे। ठीक है, अगर मैं एक आध एग्जांपल और बात करता हूँ कि कैसे होंगे इसके सॉल्व, तो दोस्तों देखिए, अगर इसी प्रश्न को उल्टा कर दिया जाए। ठीक है, अगर मैं एक प्रश्न आपसे पूछता हूँ कि ये बताइए कि सूरज की जो पोजीशन है वो लेफ़्ट से कितनी है, लेफ़्ट से 14वां स्थान पर है, और राइट से कितने स्थान पर है, 32 स्थान पर है। ठीक है दोस्तों, तो सिंपल है, बिल्कुल हमें पूछ लेगा कि सूरज की पोजीशन लेफ़्ट से 14वें स्थान पर है और राइट से 32वें स्थान पर है। तो आप हमको ये बताइए कि उस कक्षा में या उस पंक्ति में टोटल कितने अभ्यर्थी हैं या छात्र हैं। तो इसको निकालने के लिए फिर वही हमारा फार्मूला T=L+R-1। ठीक है, सॉल्व करेंगे इसको। ठीक, इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे L की वैल्यू 14 और R की वैल्यू 32 रख के -1 की करेंगे, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 32 14 46 हो गया, -1 यानी 45। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो गए उस कक्षा में, 45 हो गए। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। अगर सेम क्वेश्चन है, अगर आपसे ये पूछ ले कि टोटल स्टूडेंट कितने हैं आपके पास, टोटल स्टूडेंट आपके पास जो है वो 50 स्टूडेंट है। ठीक है, टोटल स्टूडेंट 50 दे दिया है और बोला है कि सूरज की जो पोजीशन है वह लेफ़्ट से 18 है। ठीक है, लेफ़्ट से 18 है, तो आपको उसकी राइट से पोजीशन बतानी है।
ठीक है। तो राइट से पोजीशन क्या होगा, ठीक, ये प्रश्न है हमारा। तो हमारे प्रश्न को फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं हमारे कक्षा में। तो टोटल स्टूडेंट जो हैं वो 50 है और सूरज की पोजीशन 18 है लेफ़्ट से यानी बाएं से, और राइट से उसकी पोजीशन बतानी है हमको। तो इसको बताने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल वही फार्मूला T=L + R - 1। T की वैल्यू 50 दिया गया है, L की वैल्यू हमें दिया गया है 18 और R की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है दोस्तों, 18 में से 15 में से 18 माइनस कर लेंगे 32, ठीक, और +1 हो जाएगा, ये -1 इस साइड जाएगा, +1 हो जाएगा, तो इसका आंसर 33 आ जाएगा। यानी कि राहुल की जो पोजीशन है वह राइट से 32 जगह पे है, यानी 33वें स्थान पर राहुल बैठा है राइट से। तो इस तरीके के ही प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आएंगे। ठीक है, तो ये अगला प्रश्न देखिए है इसी तरीके का कि 50 बच्चों की कक्षा में सेम क्वेश्चन है, तो इसको भी मैंने करा दिया आपको। उसके बाद अगला प्रश्न है कि P जो है वो बाएं से 22वें स्थान पर बैठा है। ठीक है, तो 22वें स्थान पर जब बैठा है और R जो है वो दाएं से 38वें स्थान पर बैठा है, तो उनके अगर कुल 70 बच्चे हैं तो P और Q के बीच में कितने बच्चे होंगे। सिंपल क्वेश्चन है। अगर इस तरीके के प्रश्न अगर आपके एग्ज़ाम में आते हैं तो आपको क्या करना है कि पहले तो यहाँ पे P का पोजीशन दिखाना है और इधर क्या है, R का पोजीशन है। ठीक, अब क्या बोला है कि P जो है वो 22वें स्थान पर है और R जो है वो 38वें स्थान पर है। ठीक है, तो सिंपल बिल्कुल है सवाल। ठीक है, पहले तो इनके बीच का पोजीशन पूछा है और ये टोटल स्टूडेंट कितने हैं, टोटल स्टूडेंट जो है वो 70 बैठे हुए हैं। तो इधर कितने हैं, 22 है, इधर कितने हैं, 38 है। तो 22 और 38 को ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा, 6। ठीक है, 60 आ गया। तो मतलब कि अगर इधर 22 और इधर हुआ 60 पूरे हो गए तो इनके बीच में कितने बैठे हैं, 10 बैठे हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हमारा जो है ये प्रश्न होगा। तो ये कंडीशन था कि इसमें हमने ये देखा कि जो हमारा ये स्टूडेंट हैं ये हमारे टोटल स्टूडेंट से क्या हो रहा है, ज़्यादा नहीं हो रहा है, तब हमने नॉर्मली सिंपली ये इस तरीके से लगा दिया। अब हम देखते हैं अगर इस तरीके से कि अगर हमारे पास अगर ये ना दिया रहे कि हमें जो है इनके बीच में टोटल जो है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट और उससे ज़्यादा हो जाए। सपोज़ करिए कि P की जो लेफ़्ट से पोजीशन है वो 22 है और राइट से जो पोजीशन है वो 38 है। सेम क्वेश्चन है, पुराना वाला ही क्वेश्चन हमने लिया है, बस उसमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हम क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। तो उसमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे, 70 थे। यहाँ पे हम टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कर दे रहे हैं, मान लीजिए 45। ठीक है, अब क्या हमारा प्रश्न वही है, लेकिन हमारा क्या हो रहा है कि 22 और 38 जोड़ने पे 60 आ रहा है, जो कि टोटल से ज़्यादा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा कि जब अगर टोटल से ज़्यादा हो जाए तो ओवरलैप का कंडीशन हो जाता है। ठीक है, ओवरलैप का कंडीशन हो जाता है, मतलब कि P यहाँ पे रहेगा जो कि 22 पोजीशन पे है और Q इधर रहेगा जो कि 38वें पोजीशन पर है। ठीक है दोस्तों, ठीक, तो यानी इस सब के बीच में क्या आ जाएगा, 45। टोटल जो है ये 45 बन जाएगा मेरा। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले तो ठीक है P + Q, सिंपल फार्मूला है बिल्कुल, P + Q माइनस T और ये -2 कर देंगे। 2 क्यों करेंगे, क्योंकि P और Q जो है रिपीट हो रहे हैं, ओवरलैप हो रहे हैं बार बार, तो दो हैं तो 2 बार हम माइनस कर रहे हैं। अब P की वैल्यू क्या है हमारे पास 22 है और Q की वैल्यू क्या है, 38 है, -T यानी 45 -2। सॉल्व करेंगे दोस्तों, इसका आंसर आएगा 60 - 45।
-2, तो ये बनेगा मेरे पास 13। तो मतलब क्या है कि P और Q के बीच में कितने बैठे हैं, 13 आदमी बच्चे यानी बैठे हुए हैं। तो दोस्तों ये जो सैंपल मैंने टाइप्स कराए थे ऑर्डर और रैंकिंग के, इसी टाइप से ही आपके प्रश्न आएंगे एग्ज़ाम में। इससे ज़्यादा एग्ज़ाम में आपके कुछ नहीं आना है, ठीक है। सिंपल ही क्वेश्चन है। एक इसी तरीके का और क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ पे देख लेते हैं। अगला प्रश्न इसी तरीके से हम एक और आपको कर देते हैं कि मान लेते हैं कि टोटल स्टूडेंट जो पंक्ति में बैठे हुए हैं वो कितने बैठे हैं, 15 बैठे हैं। और पी का जो पोजीशन है वो मान लेते हैं आर का पोजीशन, कंफ्यूज हो जाएगा तो इसलिए हमने इसको कर लिया। आर का पोजीशन लेफ़्ट से क्या हो गया, 12 हो गया, और एस का पोजीशन राइट से 8 हो गया, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि जो हमारा टोटल है, ठीक है, टोटल अगर हम लेफ़्ट और आर और एस की पोजीशन को ऐड कर दे रहे हैं तो आर और एस की पोजीशन को ऐड करने पे क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा, जो कि हमारे टोटल से ज़्यादा है, यानी ओवरलैप का कंडीशन हो गया। ओवरलैप के लिए मैंने आपको सीधे फार्मूला बताया है, ठीक है, सिंपल फार्मूला बताया है कि आप इस फार्मूले का यूज़ करिएगा, यानी P + Q ब्रैकेट में -T - 2। इस फार्मूले के अलावा और कुछ आपको यूज़ नहीं करना है, ठीक है। पी क्यू की जगह पे आप आर एस दिया हुआ है यहाँ पे, तो उस तरीके से आप इसको समझेंगे। ये 12 + 8 माइनस टी की वैल्यू 15 - 2, तो ये 20 - 15 - 2, ठीक है, यानी 5 - 2, यानी कि आर और एस के बीच कितने बैठेंगे, 3 बैठेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये कुछ तरीके के एग्जाम्पल थे जो कि आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है। तो इसी से रिलेटेड हम कुछ और एक टाइप आपको समझा देते हैं जो कि पीएट में आ सकते हैं। तो देखिए, इससे रिलेटेड एक और टाइप अगर मान लेते हैं कि आर की पोजीशन लेफ़्ट से 12 है और एस की पोजीशन राइट से कितनी है, 26 है, ठीक है। और आर और एस के बीच में यानी मिड में कितने आदमी बैठे हैं भाई, तो ये 15 आदमी बैठे हैं, ठीक है। तो आपको क्या बताना है, आपको टोटल कितने बच्चे हैं आपको ये इस प्रश्न में बताना है, ठीक। तो कैसे करेंगे भाई इसको, ठीक है। तो सिंपल है, कोई बहुत ज़्यादा फास्ट रूल नहीं है भाई। देखिए क्या है, पहले तो हम एक डायग्राम बना लेते हैं। आर की पोजीशन लेफ़्ट से 12 है और एस की पोजीशन राइट से 26 है, और यहाँ पे क्या है, ये 15 बैठे हुए हैं, ठीक है। ये 15 टोटल बैठे हैं। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि यहाँ से ये 12, इधर 12 बच्चे बैठे हुए हैं और इधर 26 बैठे हुए हैं। तो आप इसको नॉर्मली क्या कर लेंगे, ऐड करके इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी 12 + 15 + 26, ठीक। तो 12 + 15 + 26 कर लेंगे, कितनी आ जाएगी भाई, 53 इसका जो है आंसर आ जाएगा। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने पहले 2-3 फार्मूले देखे हैं, 2 फार्मूले बस आपको मैंने इसमें बताए हैं, ठीक है। आप इन्हीं दोनों फार्मूले की हेल्प से पूरा ऑर्डर एंड रैंकिंग के सवाल कर सकते हैं। तो हमारा जो पहला फार्मूला था वो क्या था, T = R + R - 1, ठीक है। दूसरा फार्मूला क्या था, P + Q - T - 2, ये क्या था, ये हमारे मिड में कितने बच्चे बैठे हैं उसको निकालने के लिए था। और सिंपली मैंने आपको 2-3 एग्जाम्पल भी इस पर करके दिखाए हैं, तो इसको प्रैक्टिस करिएगा। अभी हम इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन आपके लिए लाएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। तो आइए अगला टॉपिक देखते हैं जो कि हमारा संबंध का है। संबंध यानी रिलेशन का टॉपिक। तो इसमें देखिए, जब भी हमें मेल दिखाना होगा उसको हम बॉक्स से दिखाएंगे या पॉजिटिव साइन से दिखाएंगे।
इसी तरीके से जब भी हमें फीमेल दिखाना होगा तो उसको हम सर्कल से दिखाएंगे या फिर नेगेटिव साइन से प्रदर्शित करेंगे। अगर मैरिड कपल हैं तो उन्हें हम सेम लाइन में दिखाएंगे और उनको इक्वल साइन या डबल एरो के फॉर्म में दिखाएंगे। अगर सेम जनरेशन है तो सेम जनरेशन को हमेशा एक ही लाइन में लिखेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन में लिखेंगे, ठीक है। और अगर जनरेशन गैप है, यानी एक के बाद मतलब बेटा है फिर पापा है तो फिर दादा है, तो उनको पहले दादा हो गए, फिर उनके बेटा हो गए, फिर उनके बेटे हो गए, तो इस तरीके से हम जाएंगे, ठीक है। तो ये कुछ कंडीशंस थे और रिलेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। आगे देखते हैं कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे आप। देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन आपके सामने हो है कि सुनीता करण की बेटी है, ठीक है। तो सुनीता जो है करण की बेटी है, तो यहाँ पे क्या है कि एक जनरेशन ऊपर है, तो पहले क्या होगा, यहाँ पे करण लिख लेंगे, नीचे उसके क्या हो जाएगा, सुनीता, ठीक। आगे क्या बोल रहा है, कनिका करण की माँ है, ठीक है। तो कनिका जो है करण की माँ है, मतलब ये एक जनरेशन ऊपर होगा। और यहाँ पे इसको मैं क्लियर अगर लिख दूँ, पहले करण आ गया, इसकी बेटी सुनीता, और इनकी माँ जो है वो है कनिका, ठीक। आगे बोला है पूनम और श्रुति करण की बेटियां हैं, तो पूनम और श्रुति क्या है, ये भी करण की बेटियां हैं, तो ये पूनम हो गया और ये श्रुति हो गई। तो इस तरीके से ये फैमिली ट्री जो है बनेगा, ठीक है। तो अगर पूछेगा कि श्रुति और करण का क्या रिलेशन है, तो इसमें फादर का रिलेशन है, ठीक। और इसी तरीके से पूछेगा कि पूनम और करण का क्या रिलेशन है, तो ये भी दोनों क्या हो जाएंगे, फादर और बेटी का रिलेशन हो जाएगा, ठीक है। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए है, मनीष नितिन का भाई है और शांता दया की माँ है, और मनीष की मौसी मनीष का दया से क्या संबंध है, ठीक। तो पहले मनीष और नितिन जो है वो क्या है, भाई हैं, ठीक है। शांता दया की माँ है, तो इनके बीच में कुछ नहीं लिखा है, पहले यहाँ लिख लेते हैं शांता और ये दया, ठीक। तो शांता क्या होगा, दया की माँ है। इसके बाद क्या बोला है, और मनीष की मौसी है, यानी शांता जो है वह मनीष की मौसी, ये दया जो है वो मनीष की मौसी है, ठीक है, ये मौसी हो गया। तो मनीष का दया से क्या संबंध है, ठीक है। तो मनीष का दया से, देखिएगा आंसर जो दिया गया है वो भांजे का संबंध होगा, ठीक है। तो सामने आपके बिल्कुल है कि अगर वो मौसी है तो भांजे का संबंध हो जाएगा। आगे देखते हैं, एक लड़की का परिचय देते हुए विपिन ने कहा कि वह मेरे पिता की बहन की माँ, पिता की यानी फादर की बहन, एक ही रिलेशन में हो जाएगा,
ठीक। बहन की माँ, इनकी माँ जो होंगी वो पिता की भी माँ होंगी, ठीक। कि एकलौते बेटे की बहन की माँ के एकलौते की बेटी हैं, ठीक है। बहन की माँ की एकलौती बेटी हैं, तो बहन की माँ की एकलौती बेटी हैं, तो विपिन का उस लड़की से क्या संबंध होगा? तो विपिन है, लड़की हो गई अगर कोई, तो वो क्या होगा? उसका संबंध सिस्टर का संबंध होगा, ठीक। तो विपिन है, तो ये भाई या बहन का संबंध होगा। तो यहाँ पे भाई सब आया हुआ है आपके ऑप्शन में, तो ये आंसर सही होगा। आगे देखते हैं। अजय और विजय भाई हैं। पहले अजय और विजय भाई हैं। राम विजय के पिता हैं, यानी राम ऊपर होंगे विजय से, राम विजय के पिता हैं। कमला राम की बहन है। ये कमला जो है ये एक ही ट्री पे होंगे। कमला राम की बहन है। प्रेमा राम की भांजी है, तो ये आएंगे प्रेमा। राम की भांजी है। सुभा कमला की नतनी है, तो सुभा क्या है? इनकी कमला की नतनी है। तो अजय का सुभा से क्या संबंध होगा? तो देखिए, नतनी है मतलब कि प्रेमा जो है इनकी माँ होंगी, और इन दोनों के बीच में संबंध क्या होगा? मामा और भांजे का संबंध होगा, ठीक है। तो आंसर में देखिएगा, यहाँ पे मामा जो आंसर है आपका वो सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया है कि ए बी का भाई है, तो इसको बनाते हैं। पहले ए और बी जो हैं वो भाई हैं। सी ए का पिता है, मतलब सी एक ट्री ऊपर होगा, सी ए का पिता है। डी ई का भाई है, तो डी ई का भाई है। और ई जो है वो बी की पुत्री है, तो ई जो है पहले तो बी की पुत्री ई है, और ई और डी का भाई है, यानी डी यहाँ आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये मेरा ट्री बन जाएगा, फैमिली ट्री। तो डी का चाचा कौन है? तो डी का चाचा कौन होगा? डी का चाचा देखिए ये ए होगा, ठीक है। तो इसका आंसर ए होगा, ठीक दोस्तों। तो इस तरीके से जो है हमारे प्रश्न इसके होंगे रिलेशन के।